नया साल है और नए संकल्प लिए जा रहे हैं। साल 2022 इंदौर के लिए महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से अब सोच और विचार करने की जरूरत है कि क्या आने वाले समय में पानी को लेकर इंदौर आत्मनिर्भर बन सकता है। स्वच्छता में हमने कई बार कई अवार्ड हासिल कर लिए, लेकिन अब जरूरत है पानी को लेकर सोचने की। इंदौर की सबसे गंभीर समस्या पानी पर ही आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता और इंदौर एमआईसी मेंबर बलराम वर्मा। बलराम जी, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इंदौर पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि प्रदेश में सबसे अधिक महंगा पानी जो है हम वाटर लिफ्ट करके इंदौर तक ला रहे हैं। सबसे महंगा पानी इंदौर उपयोग कर रहा है। अंशुल जी, एक्चुअल में मैंने पूरे 5 साल जब जल समिति संभाली थी तो मेरे दिमाग में भी यही कल्पना थी कि हम इंदौर को पानी के मामले में आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। उस अभियान के तहत मैंने पूरे इंदौर शहर के जो 525 कुएं थे उनको सफाई का अभियान भी लिया था, साथ में तालाबों के गहरीकरण का भी काम लिया था। और वास्तव में जो देखा जाए ना, तो इंदौर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी तक ठीक से प्रयास हुए भी नहीं है, क्योंकि जो तालाब अभी वर्तमान स्थिति में है उनके अलावा कोई भी एक नया तालाब इंदौर शहर में नहीं बसाएगा। तो आने वाले दिनों में यदि हमको इंदौर को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें नए रिसोर्सेस खोजना पड़ेंगे। पानी के मामले को लेकर, पानी की रिचार्जिंग को लेकर हमको एक नया अभियान लेके नई सोच के साथ में और ज़मीन पे उतर के इस काम को करना होगा। कारण उसका सबसे बड़ा हैगा कि आप देखें कि पहले यशवंत सागर और फिर बिलावली तालाब और पिपला तालाब, ये जो तालाब थे ये नेचुरल रिसोर्सेज के कारण इनको जब राजा महाराजाओं ने इसको बनाया तो उससे इंदौर शहर को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता था। जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, आने वाले दिनों में आवश्यकता बढ़ने लगी तो हमने नर्मदा का दोहन चालू करा। नर्मदा से हम फर्स्ट फेस लाए 90 mld का, सेकंड फेस लाए 90 mld का, फिर बाद में योजना बनी 360 mld पानी लाए। ये सारा पानी ला रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अब 2021 से 2024 तक ये पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी वर्तमान में है। लेकिन यदि हम देखें तो सिर्फ यशवंत सागर से हम 30 mld पानी अभी उपयोग कर रहे हैं पीने के उपयोग में, बाकी के हम किसी भी तालाब का पानी उपयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि बिलावली तालाब एक ऐसा पुराना तालाब हैगा कि जिसके अंदर उसका एक 12 mld का ट्रीटमेंट प्लांट भी बना हुआ है बिलावली जोन पर, वहाँ से भी हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। जब तक हम इन पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो जितने भी हमारे पुराने संसाधन हैं, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो या बावड़ियाँ हो, ये धीरे धीरे विलुप्त होती जाएंगी और ख़त्म होती जाएंगी। इन पर अतिक्रमण भी होता जाएगा, वहाँ मकान बनना चालू हो जाएंगे, इनमें गंदा पानी जाना लग जाएगा। जब तक हम इनका वापस रीयूज़ नहीं करेंगे तो ये जितने भी संसाधन हैं ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बिलावली पे भी काफ़ी कुछ अतिक्रमण हो चुका हैगा, छोटे बिलावली पे भी अतिक्रमण हैगा, साथ में यशवंत सागर के वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में अंदर तक खेती होने लग जाती हैगी। तो इन तालाबों का दोहन पूरा करना और इनमें जो डिसिल्डिंग होती हैगी, जो बह के बारिश के अंदर है ना, इसकी जो मिट्टी आती है उसको वापस निकालना और इनको वापस इन तालाबों को अपनी पुरानी स्थिति में ले जाना, तो ही हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या बलराम भैया ऐसे प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि तालाबों की चैनलें तो पूरी तरह से समाप्त होती जा रही हैं, कॉलोनियां विकसित होती जा रही हैं तालाबों के आसपास। यदि तालाबों में पानी पहुंचेगा नहीं तो वापस से पुनर्जीवित कैसे होंगे? इसके लिए क्या योजना बनाई जा सकती है? नहीं, तालाबों में लगभग मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने काफ़ी चैनलें साफ करी थी। राउंड बिलावली चैनल का भी काम मतलब आधा तो हो ही चुका था उस समय, अभी कुछ काम और बचा है उसका, तो उसको ठीक किया जा सकता है। साथ में एक जो चैनल मैंने तत्कालीन जो हमारे निगम कमिश्नर थे मनीष सिंह जी, आशीष सिंह जी, दोनों को बताया था मैंने कि अगर एक चैनल हम मुंडला नायता गाँव के वहाँ से जो सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी है वहाँ से अगर हम ये हाई वो बना हुआ हैगा अपना जो बाईपास बना हुआ हैगा, बाईपास से अगर हम एक चैनल को बना के जो पानी हमारा छावनी नदी के अंदर आता है, जिसको हम कान्हा नदी बोलते हैं, उस नदी का जो पानी आता हैगा, जो कि देखा जाए तो रालामंडल पहाड़ और जो देवगराड़िया पहाड़ है, इन दोनों का पानी होके और वहाँ से निकल के और सीधे कान्हा और सरस्वती नदी में मिलके ये बह जाता हैगा। यदि हम इस पानी को बैरिकेड करके और उस पानी से चैनलाइज करके, उस मामले में हमने मनीष सिंह साहब ने और हमने काफ़ी प्रयास भी किए थे, पर BRTS
बाईपास वालों ने उसमें अधिकारियों ने सहयोग नहीं करा, नहीं तो जो वो चैनल बना रहे थे 2.5 फीट गहरी बना रहे थे, यदि उसी चैनल को हम 7 फीट गहरी बना देते तो वो सारा पानी का डाइवर्सन होकर हमको लिमोदी तालाब में मिल जाता और मुश्किल से 10 या 15 इंच बारिश के अंदर भी हमारा लिमोदी तालाब, बिलावली तालाब और छोटा बिलावली और पिपला पाला ये तुरंत 1 या 2 बारिश में ही हमारे भर जाते और उसके कारण हमको शहर में वाटर का जो रिचार्जिंग है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है, क्योंकि बिलावली तालाब में यदि पानी है तो ये मान के चले कि खाती वाला टैंक तक हमको उसके पानी का रिचार्ज मिलता हैगा। लेकिन यदि बात करें प्राकृतिक स्रोतों की, शहर में कई कुएं पहले से मौजूद है। बीच में नगर निगम के द्वारा ऐसे कुओं की जानकारी भी जुटाई गई थी, कई कुएं सामने भी निकल कर आए थे, उनकी सफाई अभियान भी शुरू हुआ था। लेकिन क्या इन कुओं से शहर में पर्याप्त पानी की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं? की जा सकती है, की जा सकती है। इन तालाबों में अगर वास्तव में इनके आसपास जो हुआ अतिक्रमण है उसको सफाई की जाए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों के घरों का जो पानी हैगा जो बारिश के उसमें बह जाता है, ऐसे सारे पानी को कलेक्ट करके यदि हम उस कुएं में यदि छोड़ देते हैं, उसका साफ़ करने का एक सिस्टम डेवलप करके और उसको अगर पानी को हम छोड़ते हैं तो ये इन कुओं में भी और इन बावड़ियों में भी अच्छा पानी भर सकता हैगा। और इस पानी, इस कुएं और बावड़ी के अंदर जो भी पानी आता हैगा जो ड्रेनेज का है या ये है, वो सारे पानी को बैरिकेड करके और हम उसमें अगर साफ पानी भरेंगे तो हमारे शहर का वाटर लेवल भी बढ़ेगा और वाटर लेवल बढ़ने के कारण हमारे शहर के ट्यूबवेल हमेशा जिंदे रहेंगे, जिसके अंदर पानी की एक अच्छी आवक हो सकती है। बलवंत जी, आप जब MIC मेंबर थे, जब आप जल विभाग देख रहे थे, तब कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाई गई थी कि नर्मदा के पानी पर निर्भरता कम करते हुए आसपास के जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वहां से भी इंदौर तक पानी लाया जा सकता था। क्या इसमें भी कुछ काम ऐसे किए जा सकते हैं जिससे कि हमें ज्यादा दूरी से पानी ना लाते हुए आसपास के प्राकृतिक स्रोतों से पानी मिले? बिल्कुल करना चाहिए। उसमें मेरा तो मत ये हैगा कि हमको पानी के मामले में सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना चाहिए और आत्मनिर्भर बनेंगे तो शहर भी आत्मनिर्भर बनेगा। आज यदि हम जलूस से जो पानी लाते हैं लगभग 550 मीटर पानी की लिफ्टिंग करते हैं। मैंने उस समय एक योजना पे काम करा था जो मानपुर के पास में हैगा अपने शीतला माता फाल और साथ में यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे तिंछा फाल हैगा। इसका सर्वे भी कराया था और सर्वे के अंदर जो पानी की कैपेसिटी निकल के आई है लगभग 1925 MLD की, उसमें पानी की स्टोरेज क्षमता आई थी। तो यदि हम इन योजनाओं पे काम करते हैंगे तो निश्चित है कि शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो नर्मदा जी के ऊपर आत्मनिर्भरता है कि हम नर्मदा जी का पानी यदि इंदौर नहीं आया तो शहर के अंदर हाहाकार मचेगा, इससे भी हमको निजात मिल सकती है। लेकिन अंशुल जी, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमको, अगर ये दोनों हम काम योजना पे काम करते हैं तो हमको एक तो कम पैसे में कम खर्चे में हमको पानी इंदौर शहर को मिल सकता हैगा, क्योंकि ये 16 किलोमीटर रहेगा तिंछा फाल और यहाँ से हम पानी लाते हैं तो हमको लगभग 150 मीटर लिफ्ट करना रहेगा। और शीतला माता फाल से यदि हम पानी लाते हैं तो वो भी हमको लगभग 40 किलोमीटर की दूरी जरूर हैगी, लेकिन फिर भी हमको 150 मीटर पानी लिफ्ट करना है। यानी ये मान के चलें कि हमको अगर जो जलूस से हम पानी लाते हैं हमको 200-250 करोड़ रुपए जो बिजली का बिल भरना पड़ता है, हमको 6 जगह पानी की लिफ्टिंग करना पड़ती है, वो लिफ्टिंग हमारी कम होके ये मान के चले कि हम 25% खर्चे में इंदौर शहर में उस पानी को ला सकते हैं। बलवंत जी, यदि नर्मदा की आत्मनिर्भरता की बात की जाए, 2022 है, 2022 में क्या ऐसा कोई जन आंदोलन शहर मिलकर खड़ा कर सकता है या जागरूकता अभियान ऐसा कोई चलाया जा सकता है जिसमें पानी को लेकर, क्योंकि पानी बचाने के तो कई अभियान रहते हैं, घर में नल बंद किया जाए, पानी ना ढोला जाए, लेकिन आने वाले 10 सालों की यदि बात की जाए, आने वाले 10 साल बाद की परिस्थितियों की यदि बात की जाए, तो इसे लेकर क्या कोई जन अभियान शहर की जनता मिलकर शुरू कर सकती है जिससे कि हम आत्मनिर्भरता को लेकर जितने भी उपाय हैं और उन पर कुछ सोच विचार कर सकें, उसके लिए आत्मनिर्भर बन सकें? बिल्कुल, इस मामले में शहर की जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। जन आंदोलन तो मुश्किल है खड़ा होना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, इसलिए आंदोलन का स्वरूप नहीं बनेगा ये। लेकिन मेरा ये मानना हैगा कि यदि इसको एक जन अभियान के रूप में लिया जाए कि हमारा पानी हम कैसे बचाएं, सबसे पहली चीज़ जो हम पानी ढोलते हैंगे या जो वेस्ट करते हैंगे या कपड़े धोने में या अन्य कामों में जो पानी का अपव्यय होता है उसको कैसे कम किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे घर का पानी या हमारी छत का पानी हम उसको ज़मीन के अंदर कैसे उतारेंगे, इसकी हमको जागरूकता फैलानी होगी। और ये जागरूकता के साथ साथ हम जितने हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, आज इंदौर शहर के अंदर 625 टोटल कुएँ और बावड़ी मिला के हैंगे, इनको कैसे हम सहज के और इनका अतिक्रमण हटा के प्रशासन के सहयोग से कैसे कर सकते
सकते हैं, इसकी भी एक जागरूकता जरूरी है। और उसके बाद हमारे जितने तालाब हैंगे जो सिल्ड हो चुके हैंगे, उनके अंदर इतनी गाद भर चुकी है, उस गाद को यदि हमने निकाल के और उनको फिर से पुनर्जीवन दे दिया तो निश्चित है, मान के चलें कि इंदौर शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जब तक हम अन्य संसाधन नहीं पैदा करेंगे, भाई जिस हिसाब से शहर पहले जब महाराजाओं के ज़माने में जैसे जैसे शहर बढ़ता गया वैसे वैसे उन्होंने तालाबों को निर्माण किया है, उसी प्रकार आज शहर को विकास करने में भी हमको इन तालाबों की ओर ध्यान देना चाहिए और नए संसाधन खोज के जहाँ से पानी आ सकता है वहाँ से हमको प्रयास करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित है कि इंदौर शहर पानी के मामले में तो आत्मनिर्भर हो सकता है। मैं मतलब बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूँ कि इंदौर शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर नहीं, आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन उसके लिए सार्थक प्रयासों की जरूरत है। बलराम जी, सबसे एक अच्छा उदाहरण इंदौर में हम देखते हैं कैट का। कैट ने अपने पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए वहां पर एक तालाब का निर्माण कर रखा है। क्या शहर की ऐसी टाउनशिप, बड़ी कॉलोनियां, जो बड़े कैंपस शहर में मौजूद हैं, खुद के लिए पानी की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में उन्हें बाहर से पानी लाने की जरूरत न पड़े? बराबर, ये केट का जो आपने उदाहरण दिया है, उनका तालाब है जरूर, लेकिन उनको भी नर्मदा का पानी हम देते हैंगे। लेकिन उनके तालाब के कारण जो निचला एरिया हैगा, जो सुख निवास हैगा और साथ में जो रेती मंडी वाला बेल्ट हैगा, उस एरिया में भी हमको वाटर रिचार्जिंग बहुत अच्छी मिलती है। मेरा जो वार्ड हैगा, वार्ड 80 हैगा, उसके अंदर आप यदि धनवंतरी नगर देखें, राजन नगर देखें, 15-16 फीट पे अधिकांश घरों में कुएँ बने हुए हैंगे और वो पानी का अधिकांश उपयोग वहाँ से करते हैंगे। तो निश्चित है कि एक शहर की एक योजना ये भी बनना चाहिए। मैंने बीच में MIC में भी रखा था उस प्रस्ताव को कि 5,000 या 10,000 से ऊपर के जितने प्लाट है, 5,000 में उसकी साइज फिक्स कर दी जाए कि 10 बाय 10 का एक 30 फीट या 40 फीट का एक कुआं बनाया जाए और पूरी छत का पानी उसमें उतार दिया जाए। 10,000 फीट से ऊपर के जितने प्लाट हैं उनके 15 फीट या 20 फीट जो भी अपन एक नॉर्म्स तय करके और उनको एक है ना कुएँ का स्वरूप दे दें। तो निश्चित है कि आज यदि शहर में कुएँ बढ़ते जाएंगे तो जितनी छतों का पानी है जो रोडों पे बहता है, जिसके कारण बारिश के समय आप देखते हैं कि चक्का जाम की स्थिति बन जाती है, कहीं से वाटर लॉगिंग के कारण तकलीफें होती हैं, ये सारी तकलीफ भी खत्म होंगी और जितना पानी हम जमीन के अंदर पहुंचाना चाहते हैं वो सारा पानी यदि उसके अंदर उतर जाएगा तो निश्चित है, मान के चलें कि शहर का वाटर लेवल ऊंचा हो सकता है। और हम जो बोलते थे कि कान और सरस्वती नदी जिंदा थी और हम उसमें नहाया करते थे, तो लोग वास्तव में इन नदियों में फिर से नहाने लग जाएंगे। हमने इन नदियों को पुनर्जीवन करने के लिए या गंगा शुद्धिकरण, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो गंगा बेसिन हमारे यहाँ से शुरू होता है, तो गंगा बेसिन अगर यहाँ से शुरू होता है तो गंगा जी को भी अगर शुद्धिकरण करना है तो इन पानी को सहेज के हम अगर इन जो हमारी कान और सरस्वती नदी हैगी, शिप्रा नदी, ये सारी मिल के अगर इन नदियों में साफ पानी जाने लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि गंगा नदी का भी शुद्धिकरण इंदौर से ही हो सकता है। क्या धार्मिक भावनाओं को जोड़कर भी क्या कोई ऐसा अभियान चलाया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। झाबुआ में हमने एक सबसे बड़ा उदाहरण देखा है कि हलमा कार्यक्रम से आदिवासियों को जोड़कर वाटर लेवल बढ़ाया गया। क्या ऐसी परंपराओं को भी पुनर्जीवित करने की जरूरत है जिससे तालाबों को, कुओं को वापस से जिंदा किया जा सके? बिल्कुल, हर संभव प्रयास होना चाहिए। पानी के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। और पानी के मामले में जो भी जागरूकता फैला सकते हैं, हम जो जागरूकता कर सकते हैं, ये सारी जागरूकता करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पानी ही जीवन है। वास्तव में आदमी यदि कुछ भी सोच ले कि मैं कुछ भी कर लूँगा या पानी मंगा के पी लूँगा या कुछ भी कर लूँगा, लेकिन शहर के आसपास यदि 10-20 किलोमीटर में अगर पानी ही खत्म हो गया तो कहाँ से लाएगा पानी? तो पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता के रूप में है। तो आदमी को एक चक्कर खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, नाश्ता नहीं मिलेगा चल जाएगा, कपड़े नहीं धोएगा चल जाएगा, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है कि उसको सुबह से रात तक 5 लीटर 7 लीटर पानी तो डेली नीड की आवश्यकता है। तो इसलिए पानी का एक जन आंदोलन भी बनना चाहिए, पहली चीज़। और जन अभियान में शुरू दिन से आदमी को ये लेना चाहिए कि पानी रोजाना कैसे बचाया जा सके, इसको दृष्टिगत रखते हुए काम करना चाहिए। बलराम जी, 2022 का नया साल शुरू हो रहा है। इसे लेकर शहर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से पानी के लिए हम आने वाले समय में कुछ एक जन अभियान खड़ा कर सकते हैं और आने वाले समय में कैसे पानी को बचाया जा सकता है?
अंशुल जी, मैं आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि 2022 हमारे लिए एक नई सोच के साथ नया अभियान भी होना चाहिए। और नए अभियान के साथ में सबसे पहला अभियान कि हम हमारे घरों का पानी बिल्कुल सड़कों पर न बहने दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे घरों में पानी का अपव्यय होता है उसको रोकें। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जहाँ कहीं पे भी पानी के लिए कुछ हमको अगर प्रयास करना है तो हम ये मान के चलें कि उस प्रयास को हमको सबसे अग्रणी होके और उसमें हमारी भूमिका तय करना चाहिए कि हम पानी बचाने के अभियान में एक सार्थक भूमिका निभाने वाले हैं। जीवन में हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है, अपने शौक मौज के लिए भी करता है, सब कुछ करता है। तो वो अगर समय तय कर ले कि मैं 1 घंटा सिर्फ पानी के लिए ही खर्च करूँगा तो निश्चित है कि ये शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। कहीं ना कहीं जल ही जीवन है, इस नारे को चरितार्थ करने के लिए अब इंदौर को ही आगे आना होगा। हमने इससे पहले भी एक जन आंदोलन खड़ा किया था और शहर को पूरी तरह से साफ करके दिखाया था। यदि एक बार फिर शुरुआत की जाए तो साल 2022 में हम जल को लेकर भी एक ऐसा ही जन अभियान खड़ा कर सकते हैं और एक शहर से शुरुआत कर सकते हैं कि इंदौर को पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सके और बाहर से जो पानी इंदौर में वाटर लिफ्टिंग कर लाया जा रहा है उसे रोका जा सके। फिलहाल खबर मध्य प्रदेश में इतना ही। खबरों पर बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।